जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां के जिला अस्पताल में नर्स और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई। बताया गया दोनों के बीच कामकाज के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वीडियो में दिखा कि गुस्से से तमतमाई नर्स इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को देख रहे डॉक्टर के पास पहुंची और उससे उलझ गई। दोनों के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही, लेकिन कामकाज की लड़ाई जल्द ही आपसी विवाद में बदल गई। बुरी तरह भड़की नर्स डॉक्टर से भिड़ गई। इस दौरान वहां एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद था, लेकिन उसने भी इस हंगामे को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नर्स ने डॉक्टर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, डॉक्टर भी हाथ चलाने लगा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने नर्स को वहां से खींचकर अलग किया और वार्ड से बाहर ले गए। इस बीच किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बाद में मामला इतना गरमाया कि सिटी मजिस्ट्रेट को वहां आकर दोनों के बीच समझौता कराना पड़ा। सौभाग्य की एक बात ये कि डॉक्टर हो, नर्स हो या फिर आम लोग, सब इस वक्त महामारी से जंग लड़ रहे हैं। काम के दबाव में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों में झंझलाहट होना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर हम थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें और प्यार से बात करें तो माहौल और हालात को बिगड़ने से रोका जा सकता है। बताया गया कि रामपुर में डॉक्टर और नर्स के बीच झगड़े की वजह भी बोलने का लहजा ही था। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली में रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच गई। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और इसे लेकर कोर्ट भी केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा चुका है। और इसी के बीच तड़के रेलवे की खास ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से चली ये ट्रेन ऑक्सीजन से लदे कई बड़े टैंकर अपने साथ लाई। इन टैंकरों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में पुलिस भी तैनात नजर आई। बताया गया कि नॉन स्टॉप चली ये ट्रेन करीब 26 घंटे में दिल्ली पहुंच गई। छत्तीसगढ़ से ले गया ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां से टैंकरों को एक एक कर उतारा गया और फिर उन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की तरफ रवाना किया गया। और मैक्सी के लिए गाड़ी निकल चुकी है। ये टैंकर बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, इसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और पुलिस की सुरक्षा में इन्हें रवाना किया गया। यमन के मारिब प्रांत पर कब्जा करने के लिए हथी विद्रोहियों और सेना के बीच छिड़ी जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया। मारिब यमन का एक अहम प्रांत है जहां तेल के कुओं का भंडार है, इसलिए फरवरी से ही हूती विद्रोही उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे और यमन की सरकार से उसे हथियाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन यमन की सेना के आगे उनका हर वार खाली जा रहा है। यमन की सरकार को मारिब की 1 इंच जमीन भी विद्रोहियों के हाथ में जाने देना मंजूर नहीं, इसलिए जंग के मैदान से सामने आई तस्वीरों में सेना के लड़ाके अपनी पूरी ताकत झोंके नजर आए। गोलियां तो क्या, उन्होंने ताबड़तोड़ इतने मोर्टर दागे कि जिन वीरान इलाके में सन्नाटा पसरा था वो भी बुरी तरह कांप उठा। जमीन के साथ आसमान से भी ऐसे जानलेवा वार किए गए कि विद्रोहियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यमन में विद्रोहियों और सरकार के बीच करीब 7 साल पहले जंग शुरू हुई थी। वर्चस्व की इस लड़ाई में लगभग 1,30,000 लोगों की बलि चढ़ चुकी है, लेकिन ये खूनी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सौभाग्य की एक बात यह कि यमन की राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों का 6 साल से कब्जा है। अगर हूती विद्रोहियों ने यमन में तेल के कुओं पर भी कब्जा कर लिया तो उनसे निपटना यमन की सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन की सेना की मदद से यमन के सैनिकों ने हूती विद्रोहियों के मंसूबे नाकाम करने के लिए आर पार की जंग छेड़ दी। चैत्र पूर्णिमा के आखिरी शाही स्नान के साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का समापन हो गया। आखिरी दिन मेले में कोरोना की वजह से ज्यादा धूमधाम नहीं रही और बेहद सादगी से सभी अखाड़ों से जुड़े साधु संत हर की पौड़ी पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। कोरोना के कहर को देखते हुए श्रद्धालुओं से ज्यादा भीड़भाड़ न लगाने की पहले से ही अपील की गई थी। यही वजह रही कि चेहरे पर मास्क लगाए और बिना बैंड बाजे के संत महात्मा गंगा स्नान के लिए पहुंचे। कोरोना नियमों का पूरी तरह पालन करवाने के लिए पुलिस भी काफी मुस्तैद दिखी। स्नान के दौरान भी इस बात का ख्याल रखा गया कि सभी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। मेला प्रशासन की तरफ से लाउडस्पीकर के जरिए साधुओं से कोरोना नियमों को मानने की लगातार अपील की गई। इस दौरान कई पुलिस वाले भी घाट पर तैनात दिखे।
सौभाग्य की एक बात यह है कि हरिद्वार में कोरोना संकट के बीच कुंभ मेले में भीड़ पर काफी सवाल उठे थे। इसके बाद सरकार ने भी शाही स्नान में कम से कम साधु संतों के शामिल होने की अपील की थी, जिसका असर आखिरी शाही स्नान में दिखा। साधु संतों ने सादगी से शाही स्नान किया। वहीं प्रशासन ने पहले ही आम श्रद्धालुओं को शाही स्नान के जुलूस में शामिल न होने को कहा था। बताया गया कि चैत्र पूर्णिमा पर करीब 30-35 हजार लोगों ने स्नान किया, जिनमें ज्यादातर स्थानीय यानी हरिद्वार और आसपास के श्रद्धालु ही थे। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव नतीजे के बाद विजय जुलूस निकालने पर आयोग ने रोक लगा दी। देश भर में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच ही 2 मई को वोटों की गिनती होनी है और 5 राज्यों बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के नतीजे आने हैं, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने जश्न मनाने पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया ताकि भीड़-भाड़ की गुंजाइश न हो। इस आदेश के मुताबिक जीते हुए उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग ही रिटर्निंग अफसर से सर्टिफिकेट लेने जा पाएंगे। एक दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हुए मतगणना वाले दिन का प्लान पूछा था और ये चेतावनी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वोटों की गिनती पर ही रोक लगा दी जाएगी। कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले की शादी हो गई। मशहूर कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने पंजाब के जालंधर में अपने परिवार की मौजूदगी में शादी की। दिल्ली पुलिस ने प्रशांत विहार इलाके में कोरोना से जान गंवाने वाले एक आदमी का अंतिम संस्कार किया। वहीं सराय रोहिल्ला इलाके में भी पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग महिला के शव को कंधा दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी। ये पाबंदी 15 मई तक जारी रहेगी। महाराष्ट्र के कई शहरों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। औरंगाबाद के कोरोना सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी के पास से 5 रेमडेसिविर बरामद हुए। आरोप है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्हें 20,000 रुपए में बेच रहा था। रेमडेसिविर इंजेक्शन ये ताबे में लिए है। 7 एक्यूज को अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच कर रही है। राज्य के वासिम जिले में क्राइम ब्रांच की टीम को एक कंपनी पर छापेमार कार्रवाई के दौरान 64 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। पंचनामा करण्यात आलेला आहे। इन्क्वायरी करून कलेक्टर साहेबांकडून हे करून त्यामध्ये योग्य कारवाई करण्यात आली। इसी तरह मुंबई के गोरेगांव में एक होटल में 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले और वहां 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले हुए तीसरे चरण के मतदान में भी कई शहरों से हिंसा और हंगामे की तस्वीरें सामने आई। जहां चुनाव में उतरे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच महाभारत छिड़ गया। ऐसी ही तस्वीरें मुरादाबाद में भी देखने को मिली, जहां एक मतदान केंद्र के बाहर जमकर पथराव और मारपीट हुई। हंगामा करने वाले 2 प्रत्याशियों के समर्थक थे, जो एक दूसरे पर लात और मुक्कों के साथ डंडों से भी हमला करने लगे। मतदान केंद्र के बाहर लड़ते लड़ते दोनों पक्ष गांव तक पहुंच गए, लेकिन कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं दिखा। वहीं गांव के दूसरे लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे। कोई बीच बचाव करने के लिए आगे नहीं आया। बाद में इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके से कुछ व्यक्तियों ने वहां पे मोबाइल से वीडियोग्राफी की गई थी, जिसके आधार पर आइडेंटिफिकेशन भी की जा रही है। बलरामपुर में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। बताया गया कि वहां भी मतदान केंद्र के बाहर 2 गुटों के बीच खूब मारपीट हुई। इस दौरान एक गुट अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर भाग गया, जिसके बाद दूसरे गुट के लोगों ने उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए। सौभाग्य की एक बात यह कि पंचायत के चुनावों में उम्मीदवार भी गांव के होते हैं और वोटर भी। चुनाव जीतने की होड़ में वो गांवों में दुश्मनी के बीज बो रहे हैं और इसकी परवाह न तो कोई उम्मीदवार करता है और न ही उसके समर्थक। बताया गया कि मुरादाबाद में ग्राम प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों में मामूली कहासुनी हुई, जिस पर उनके समर्थकों ने गांव को जंग का मैदान बना दिया। वहीं बलरामपुर में बीएसपी और कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। कोरोना संकट से निपटने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोरोना पर हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें दखल देने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये संकट राज्यों की सीमा से बाहर का है। ऐसे में वो मूक दर्शक नहीं रह सकती। अब इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया, जिसमें देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता, अस्पतालों में बेड और बाकी सुविधाओं की जानकारी देने के लिए कहा। दवाएं मुहैया कराने पर उठाए गए कदमों को लेकर भी यहां ब्यौरा मांगा गया।
और वैक्सीन के साथ इसकी अलग अलग कीमतों की वजह पूछी गई। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। म्यांमार में थाईलैंड से लगी सीमा के पास करेन विद्रोहियों ने एक आर्मी बेस को हथिया लिया। आजादी की मांग कर रहे करेन समुदाय के लोग वैसे तो दशकों से म्यांमार की सेना से लड़ रहे हैं, लेकिन फरवरी में वहां तख्ता पलट के बाद ये जंग आर पार की लड़ाई में बदल गई। और करेन समुदाय के विद्रोहियों ने रात के अंधेरे में सेना के बेस पर ऐसा धावा बोला कि उस पर कब्जा तो किया ही, उसे फूंक भी डाला। सामने आए वीडियो में कई किलोमीटर दूर से ही म्यांमार आर्मी बेस आग की लपटों में धधकता दिखा। ऑडियो में आर्मी बेस पर रोंगटे खड़े कर देने वाली जोरदार गोलीबारी होती भी सुनाई थी। पिछले लगभग 3 महीने से म्यांमार की सेना करेन राज्य पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है, जिसके जवाब में करेन समुदाय के विद्रोही म्यांमार की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि म्यांमार में करेन राज्य में स्वायत्तता की लड़ाई 70 साल से चल रही है। म्यांमार का ये राज्य थाईलैंड की सीमा पर है, जहां पिछले साल करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने म्यांमार की सेना के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ दिया था। अब म्यांमार में तख्ता पलट के बाद वहां की सेना लोकतंत्र समर्थकों से उलझी तो करेन राज्य के विद्रोहियों को मौका मिल गया। करेन विद्रोहियों और म्यांमार की सेना की जंग के बाद वहां से करीब 25,000 लोग थाईलैंड सीमा पर जंगलों में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के कुछ जिलों में दोपहर में मौसम ने अचानक करवट ली और वहां पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश और ओले गिरने की तस्वीर अमरेली जिले से भी सामने आई। वहां पर बारिश के साथ गिरे ओलों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। शहर के कुछ इलाकों की सड़कों पर तो ओलों की सफेद चादर बिछ गई, जबकि कुछ जगहों पर सड़कें बारिश के पानी से लबालब भर गई। गर्मी से बेहाल लोगों ने भी मौसम के इस बदले मिजाज से राहत की सांस ली। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान को कोरोना हो गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत 7 खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा 2 सहयोगी स्टाफ को भी कोरोना हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में 3 साल से बंद पड़े एक ऑक्सीजन प्लांट को 4 दिन में फिर शुरू कर दिया गया। बताया गया कि 150 लोगों ने 24 घंटे काम किया और जो प्लांट 90 दिनों में चालू होने वाला था उसे महज 4 दिनों में शुरू कर दिया। इसके प्रारंभ होने से लगभग 3000 सिलेंडर पर डे मिलने लगेंगे और 30 मीट्रिक टन की इसकी क्षमता है। कोरोना संकट से निपटने में ब्रिटेन ने भारत की मदद की। ब्रिटेन से भेजे गए 100 वेंटिलेटर और दूसरी मेडिकल सप्लाई दिल्ली पहुंच गई। शूटर दादी के नाम से मशहूर 89 साल की निशानेबाज चंद्रो तोमर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें सांस लेने में हो रही परेशानी के बाद मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना महामारी के संकट में जरूरतमंदों तक फ्री में खाने पहुंचाने के लिए देश भर में मंदिरों और समाज सेवी संस्थाओं ने मुहिम शुरू कर दी। एक तरफ जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं कोरोना पीड़ित परिवार में खाने की समस्या भी बहुत बड़ी है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई लोग आगे आए। दिल्ली के द्वारिका में इस्कॉन मंदिर की तरफ से भी ऐसी ही पहल की गई। कोरोना काल में भले ही यहाँ भक्तों की भीड़ नहीं जुट रही, लेकिन रोजाना 14,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों का पेट भरने के लिए यहाँ की रसोई में खाना बनता है। मंदिर में भोग लगाने के बाद हर रोज यहाँ से दक्षिणी दिल्ली के साथ उत्तरी दिल्ली के भी कई इलाकों तक खाना भेजा जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन द्वारका में, जहां आप देख रहे हैं कि खाने की ये तमाम प्लेट्स लगी हुई हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भी इस्कॉन मंदिर की तरफ से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहाँ भी उन परिवारों को एक वक्त का खाना दिया जा रहा है जो कोरोना से पीड़ित होने की वजह से खाना नहीं पका सकते। इस मंदिर से रोजाना 1000 ऐसे परिवारों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। घर में बच्चे बीमार हैं, पेरेंट्स बीमार हैं, खुद बीमार हैं, है ना, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है इस समय में। भोपाल में भी कई समाजसेवी संस्थाओं ने संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद करने का अभियान चला रखा है। इन संस्थाओं से जुड़े लोग होम आइसोलेशन के मरीजों की मदद करने के साथ ही अस्पतालों में जाकर लोगों को खाने के पैकेट बांट रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह है कि सामान्य दिनों में मंदिरों और धर्म स्थलों में भक्तों को श्रद्धा भाव से प्रसाद देने के लिए जो इंतजाम किए गए थे, वही रसोई अब घर में बंद कोरोना मरीजों को पौष्टिक भोजन का जरिया बन गया है। लोगों के घर तक खाना पहुंचा रहे ऐसे धर्म स्थल ही धर्म का असली अर्थ समझ रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वेदांता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऑक्सीजन संकट से थोड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि अदालत ने कंपनी को तमिलनाडु के तुत्तिकुड़ी प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन को हरी झंडी दे दी है। हालांकि ये साफ कर दिया गया कि वहां सिर्फ इलाज के लिए काम आने वाली ऑक्सीजन तैयार होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नसीहत दी
कि वेदांता के ऑक्सीजन उत्पादन पर किसी तरह की राजनीति ना हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है और देश की सबसे बड़ी अदालत होने के नाते लोगों की जान बचाने के लिए वो सब कुछ करेगी। तुत्तुकुड़ी में वेदांता का प्लांट पिछले 3 साल से बंद पड़ा था। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ताकत और बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया से जासूसी करने वाला एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का बड़ा हथियार साबित होने वाला ये उपग्रह बेहद गोपनीय है, जिसे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए 233 फीट की ऊंचाई वाले बेहद ताकतवर और विशाल डेल्टा 4 हैवी रॉकेट को चुना गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट का जबरदस्त इंजन चालू हो गया और रॉकेट अपनी मंजिल पर निकल पड़ा। वो इतनी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ा कि उसके नीचे धरती थर-थर कांपने लगी। तेज रफ्तार रॉकेट पलक झपकते ही दूर आसमान में पहुंच गया और अगले ही पल पृथ्वी उसके नीचे नजर आने लगी। इस मिशन के दौरान कंट्रोल रूम में कई वैज्ञानिक रॉकेट की उड़ान पर नजरें गड़ाए बैठे थे। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका की सेना 1960 के दशक से ही सैटेलाइट के जरिए धरती पर तमाम देशों की सेनाओं की हलचल, परमाणु परीक्षण और दुश्मन देशों की मिसाइलों पर नजर रखे हुए है। रूस और चीन समेत दुनिया के दूसरे देशों ने भी जासूसी करने वाले उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं, जिसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। इसलिए अमेरिका के इस नए जासूसी उपग्रह ने जब दूसरे चरण में प्रवेश किया तो उसका प्रसारण बंद कर दिया गया। गुजरात के मेहसाना में कुछ गांव वालों ने कोरोना से बचने के लिए देसी जुगाड़ का सहारा लिया। लोगों ने रोजाना भाप लेने के लिए एक कमरा बनाया, जिससे लकड़ी से तैयार किया गया है और उसे पाइप के जरिए एक पतीला से जोड़ा गया। उस बड़े से पतीले में तुलसी, लौंग, अदरक, नीम और कपूर जैसी कई आयुर्वेदिक औषधियां डाली गई हैं। वहां एक सिलेंडर भी रखा गया, जिसकी मदद से ये सारी चीजें पकती रहीं और बारी बारी गांव वालों ने उस कमरे में जाकर भाप ली। कमरे के बाहर एक आदमी की ड्यूटी लगाई गई, जो सबके हाथों और उसके दरवाजे को सैनिटाइज करता रहा। सब लोगों ने एक दूसरे से दूर खड़े रहकर ही अपनी बारी का इंतजार किया। असम में शनिवार तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। असम में बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से शनिवार तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके बाद रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना वजह घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत की मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को वैक्सीन देने की अपील की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हेमकुंड साहिब की यात्रा को फिलहाल टाल दिया गया। इस यात्रा की शुरुआत 10 मई से होनी थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुई। 7 आरोपी और उनका कार और रेमडेसिविर इंजेक्शन ये ताबे में लिए है। कोरोना संकट की मार झेल रही मुंबई में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस वालों को अब डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना जरूरी होगा। अपने जवानों के बचाव और सुरक्षा के लिए कमिश्नर ने ये नया आदेश जारी किया। पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना के चलते करीब 106 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। तो इसी को देखते हुए नया आदेश जारी किया गया है। नए आदेश से जुड़े दिशा निर्देश भी सभी जोन के डीसीपी को भेज दिए गए और आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए कहा गया। बंदोबस्त के दरमियान पुलिस अधिकारी और अमलदार वो खुद कोविड-19 वायरस को एक्सपोज हो सकते हैं, इसीलिए किया गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट पर सिलेंडर के लिए महामारी शुरू हो गई है। इस महामारी के कहर से देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी ऑक्सीजन प्लांट पर 24 घंटे लाइन लगी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों का जमावड़ा दिखा। अस्पताल कर्मचारी के अलावा कई लोग वहां ऐसे भी थे जो अपने मरीजों के लिए खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुंच गए। हालांकि प्लांट के बाहर ही लोगों को सरकारी नियम की जानकारी दे दी गई ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल न कर सके। वहीं प्लांट के कर्मचारी भी दिन रात अपने काम में जुटे दिखे। आम दिनों में 2 से 3 घंटे ही ऑफिस बैठता था। आज की कंडीशन ये है कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं इसको पूरा करने के लिए। पटना में भी ऑक्सीजन सिलेंडर पाने की होड़ नजर आई। एक प्लांट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार थी, तो वहीं सिलेंडर लेने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। पटना में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। देश के कई दूसरे शहरों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। सौभाग्य की एक बात यह कि ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जुटी हैं। विदेश से भी ऑक्सीजन टैंकर और ऑक्सीजन प्लांट मंगाए जा रहे हैं। फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाली एजेंसियों पर महामारी मची है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी अफवाहों ने लोगों को बेचैन कर दिया है।
कोरोना के जिन मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर पाने की बेचैनी दिखी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भीड़ उमड़ने की एक वजह ये भी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां तनाव कम करने के लिए एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने जमकर डांस किया। वो अस्पताल के बाहर खड़ा था, तभी वहां से किसी को बारात ले जाने के लिए जिसमें पीपीई किट पहना ये ड्राइवर शामिल हो गया और ठुमके लगाने शुरू कर दिए। उसने बैंड बाजे की धुन पर खूब डांस किया। वो एम्बुलेंस ड्राइवर कुछ देर तक यूं ही थिरकता रहा। मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने में थोड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत जानकारों के मुताबिक मुंबई में काफी पहले हो गई थी, तो उसी हिसाब से वहां सख्ती शुरू कर दी गई, जिसमें 5 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू और 14 अप्रैल से कड़ी पाबंदी शामिल है, जिसका महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अब असर देखने को भी मिल रहा है। 4 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मरीज सामने आए थे, जबकि उसके 3 हफ्ते बाद यानी 26 अप्रैल को 24 घंटे का यह आंकड़ा घटकर 3,876 हो गया और पिछले 3 दिन से वहां रोजाना मरीजों की संख्या 6,000 से कम है। जानकारों का दावा है कि देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना 2 हफ्ते पहले बढ़ना शुरू हुआ। ऐसे में इन जगहों पर देर से महामारी काबू में आएगी। अमेरिका के एटलांटा शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती कार में ऐसी भयानक आग लगी कि उसके ड्राइवर को सामने मौत नजर आने लगी, लेकिन राहत की बात यह रही कि कुछ पुलिसकर्मियों की होशियारी ने उसे बाल बाल बचा लिया। खुद पुलिस विभाग ने ही इस हादसे का वीडियो जारी किया, जिसमें सड़क पर खड़ी कार में आग सुलगती दिखी, लेकिन पुलिस के हाथ पांव तब फूले जब उन्हें कार के अंदर उसका ड्राइवर फंसा नजर आया। उसे देखते ही बदहवास पुलिस वाले इधर उधर दौड़ने लगे। गाड़ी लॉक हो चुकी थी। पुलिस वालों ने काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। फिर एक पुलिसकर्मी ने कार पर फायर एक्सटिंग्विशर चलाना शुरू किया, तो दूसरा लोहे की रॉड से कार की खिड़कियों के शीशे को चकनाचूर करने लगा। इस बीच चंद सेकंड्स के लिए कार के अंदर ड्राइवर बेसुध पड़ा नजर आया। वक्त गुजर रहा था और पुलिस वालों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसे में उनकी आवाज में खींच साफ सुनाई थी, लेकिन पुलिस वालों की सूझबूझ रंग लाई। उन्होंने कार का शीशा तोड़कर गाड़ी का लॉक खोला और कार के ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि एक गैस स्टेशन पर जलने वाली कार की दूसरी कार से टक्कर हो गई थी। जलने वाली कार के ड्राइवर को दौरा पड़ा और वो कार के अंदर ही फंस गया। सौभाग्य की एक बात यह कि कार के दरवाजे अगर सेंट्रल लॉक हो तो आग लगने पर उनका लॉक सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे ज्यादातर मामलों में ड्राइवर की मौत भी इसलिए होती है क्योंकि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। एंटेलेटा का ये कार ड्राइवर खुशकिस्मत था कि पुलिस वालों ने कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला। ऐसे ही वक्त के लिए कार में हथौड़ा या ऐसी कोई चीज रखने की सलाह दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर ड्राइवर खुद शीशा तोड़कर बाहर निकल सके। गुजरात के राजकोट से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां बंदूक के दम पर 3 बदमाशों ने गहनों की एक दुकान में लूटपाट की। दुकानदार ने बताया कि आरोपी वहां से 70 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। क्योंकि जिस तरह से तीनों बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसने सबको हैरत में डाल दिया। सामने आए वीडियो में 2 बदमाश ग्राहक बनकर दुकानदार से बात करते दिखे। तभी तीसरा आरोपी काउंटर से कूदकर उस दुकानदार के पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो दुकानदार संभल पाता, उस बदमाश के साथियों ने भी दुकानदार पर हमला बोल दिया। दोनों ने उसे फर्श पर गिराकर खूब पीटा और तीसरा पिस्टल दिखाकर उसे डराता दिखा। इसके बाद तीनों ने उसे बंधक बनाकर दुकान में मौजूद गहनों पर हाथ साफ कर दिया और वहाँ से भाग निकले। हमें उम्मीद है कि हम आरोपी को भी पकड़ लेंगे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची। दुकान में सब कुछ बिखरा मिला, जिसके बाद मामले में तफ्तीश जारी है। सौभाग्य की एक बात यह कि राजकोट में गहनों की ये दुकान रिहायशी इलाके में है। लुटेरे एक दिन पहले शाम के वक्त पहुंचे, तब दुकान में मालिक के अलावा कोई नहीं था। पुलिस को शक है कि लुटेरों ने पहले से दुकान का पूरा ब्यौरा जुटा रखा था और उसी के हिसाब से लूट की तैयारी की। दुकान के अलावा पुलिस अब आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों का सुराग मिल सके। फिल्म सत्यमेव जयते 2 का रिलीज टल गई। जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 अब ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज नहीं होगी। बढ़ रहे कोरोना के संकट की वजह से ये फैसला लिया गया। अब जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। केजरीवाल ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल के पास रामलीला मैदान में कुछ वक्त के लिए एक अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें 500 आईसीयू बेड लगाए जाएंगे। 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बनके तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा। अपने इस खत में उन्होंने राज्य के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी होने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जांच केंद्र बढ़ाने की मांग की। खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ आईपीएल को बीच में ही छोड़कर अपने देश लौट सकते हैं। कोरोना खतरे को देखते हुए दोनों ये कदम उठा सकते हैं। वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं, जबकि स्टीव स्मिथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राज्यों की मदद के लिए ओडिशा ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना की मार झेल रहे राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद राज्य के सभी प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया ताकि दूसरे राज्यों की मांग पूरी की जा सके। राजधानी भुवनेश्वर के एक प्लांट से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कर्मचारी सिलेंडर में रिफिलिंग करते दिखाई दिए। देश भर में मचे हाहाकार को देखते हुए वहां ऑक्सीजन के उत्पादन में इजाफा किया गया। इसी तरह की तस्वीरें राउरकेला और जाजपुर समेत कई जिलों से सामने आई। ऑक्सीजन से भरे इन टैंकरों को प्लांट से निकालकर राज्य से बाहर भेजने की जिम्मेदारी ओडिशा पुलिस पर है। पुलिस ने इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए ताकि राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी ना हो। एक स्वतंत्र सेल का गठन किया गया है और स्टेट वाइड डेडिकेटेड कॉरिडोर को इस्टेब्लिश किया गया है फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टेट। खबर है कि ओडिशा से ऑक्सीजन के इन टैंकरों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। सौभाग्य की एक बात यह है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में स्टील प्लांट में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। अब वो ऑक्सीजन भी अस्पतालों के काम आ रहा है। ओडिशा में इस वक्त रोजाना करीब 350 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जबकि वहां जरूरत अभी सिर्फ 35 मैट्रिक टन की है। बाकी ऑक्सीजन ओडिशा सरकार दूसरे राज्यों को भेज रही है। साथ ही वहां ऑक्सीजन का उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है ताकि मरीजों को सांस मिल सके। दिल्ली के पास नोएडा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां फोम की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने फैक्ट्री के ज्यादातर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जहां तक नजर गई वहां तक आग ही आग दिखी। वहां से धुएं का गुब्बार उठने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि अंदर का कुछ भी दिखना लगभग बंद हो गया। ये मंजर देखकर लोग वहां जुटते चले गए। कुछ तो इस आग की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में मदद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के इलाज के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की कुछ वक्त के लिए भर्ती को मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक एक्स सर्विस में कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत काम करने वाले देश के 51 पॉलीक्लिनिक पर इनकी तैनाती की जाएगी। इनमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग सहायक, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और चौकीदार शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जा रहे इस अतिरिक्त स्टाफ को 3 महीने के लिए रखा जाएगा, जिन्हें रात की ड्यूटी में तैनात किया जाएगा और इसके बदले में मेडिकल अफसर को 75,000 रुपए, नर्सिंग सहायक और फार्मासिस्ट 28,000 रुपए हर महीने वेतन मिलेगा, जबकि ड्राइवर को 19,700 रुपए और चौकीदार को 16,800 रुपए का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में भर्ती डॉक्टरों पर भी फैसला लिया, जिसके तहत इन डॉक्टरों के रिटायरमेंट का वक्त 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। इटली के बारी में पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस रैकेट से जुड़े लोगों की 2015 से ही तलाश कर रही थी, जिनकी सटीक जानकारी मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके लिए बाकायदा एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की गई और पुलिस के सैकड़ों जवानों के अलावा सुरक्षा बल की विशेष टीमों को भी मिशन पर लगाया गया। पूरे अभियान की हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की गई। पुलिस ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की और ड्रग के काले धंधे से जुड़े 99 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये लोग ड्रग्स की तस्करी के अलावा हथियारों की खरीद फरोख्त और मानव तस्करी जैसे कामों में भी शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के आगरा के एक अस्पताल में भर्ती मरीज के घर वालों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि मरीज की हालत गंभीर होने पर इसकी सूचना डॉक्टरों ने फौरन तीमारदारों को दी, मगर मरीज की मौत की अफवाह पर भरोसा कर उन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के एक महिला कर्मचारी ने हंगामा कर रहे इन लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद करीब 6 से 7 लोगों ने अस्पताल के दरवाजे को खोलने के लिए उस पर पैरों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ये देख गेट पर तैनात महिला कर्मचारी उन लोगों से भिड़ गई, जिससे हंगामा कर रहे लोगों ने महिला कर्मचारी पर ही हमला बोल दिया। फिर भी उस कर्मचारी ने हार नहीं मानी और एक लड़के से लोहे की रॉड छीनने to कोशिश करने लगी। तभी दूसरे लड़के ने महिला कर्मचारी के सिर पर हेलमेट से वार कर दिया। ब्रेक के बाद